भारतीय सेना का हिस्सा बने 456 जवान। आईएमए पासिंग आउट परेड के बाद देश सेवा के लिए तैयार 35 विदेशी कैंडिडेट्स भी पास आउट। उत्तराखंड के 2 आयुर्वेद कॉलेजों का होगा कायाकल्प। हरिद्वार के ऋषिकुल में बनेगा 7 मंजिला आयुर्वेद हॉस्पिटल। 105 साल पहले हुई थी स्थापना। हरिद्वार आरटीओ का घूसखोर दरोगा 2000 की रिश्वत लेते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कार्यालय से किया गया अटैच। नेशनल आयुष मिशन में उत्तराखंड का अच्छा काम। केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने की सराहना। लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया बेहतर काम। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज। 15 दिसंबर को लॉन्च होंगे लोगो, एंथम और शुभंकर समेत 5 सिंबल। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी। नमस्कार, खबर भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी जोशीमठ ज्योतिर्मठ नगर मंडल के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। जोशीमठ ज्योतिर्मठ नगर के तमाम भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक में शामिल रहे। बैठक में आने वाले नगर निकाय चुनाव के बारे में खास चर्चा की गई। साथ ही नगर निकाय चुनाव को संपन्न करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया। समिति के गठन में सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी दी गई। भारतीय जनता पार्टी ज्योतिर्मठ नगर मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर इस नगर निकाय चुनाव के प्रभारी श्री गजपाल बरतवाल जी के नेतृत्व में वार्डों के प्रभारियों की नियुक्ति की गई। भारतीय जनता पार्टी जोशीमठ ज्योतिर्मठ नगर मंडल द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव पर चर्चा की गई और चुनाव को सुचारू संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इन समितियों में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस बैठक में नगर मंडल अध्यक्ष नीतीश चौहान, चुनाव प्रभारी गजपाल बरथवाल और भाजपा के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैसैन ब्लॉक में पिंडवाली गांव में आज बाउंडेशन शिविर जो आयोजित किया गया है। 45 समस्याएं इसमें फीस का तो निस्तारण कर दिया गया है। 15 कुछ शासन स्तर पे हैं, उसको आगे और शासन स्तर पर उसको संयोजित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने ओपीडी करवाए। कुछ यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए और जो भी अधिकारी आए उनको यही कहा गया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उसको त्वरित समाधान करें। इसको टाइम बाउंड मैनर में इसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। लालकुआ बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से बिंदु खत्ता में स्वीकृत मिनी स्टेडियम के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस आगामी 16 से 18 दिसंबर तक 3 दिवसीय विशाल जन जागरण पदयात्रा निकालेगी। इस पदयात्रा का शुभारंभ बिंदु खत्ता के इंद्रनगर प्रथम से होगा और यह यात्रा लगभग 30 किलोमीटर तक चलेगी, जो संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में घूमेगी। यात्रा का समापन 18 दिसंबर को एक विशाल जनसभा के साथ होगा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। कार्यक्रम को लेकर लालकुआ नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए पहले ही स्वीकृत किए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाए। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर शहीदों का अपमान करने और जनहित के मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। ये पद यात्रा जो है अभी शहीद मोहननाथ गोस्वामी जी अशोक चक्र विजेता, इनका 2015-16 में यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम की घोषणा हुई थी और उसके बाद 10 लाख रुपया टोकन मनी भी उसका आ चुका था और साथ में बागेश्वर में जनपद में वहाँ पर खाती गांव है, वहाँ पर वो भूमि हस्तांतरण का भी कार्यक्रम चल रहा था। उस टाइम हो गया था ये, लेकिन आज तक वो स्टेडियम नहीं बना। लेकिन आज अब सुनने में आ रहा है कि अभी तक वो स्टेडियम की भूमि हस्तांतरण नहीं हो पाई है। 2016 में कांग्रेस सरकार में शहीद अशोक चक्र विजेता शहीद मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अभी तक
उसमें एक ईंट भी नहीं लगा है। ये सरकार के इतने साल, लेकिन ये सरकार शहीदों के नाम पे वोट ले लेती है, शहीदों के नाम में लोगों को बरगला लेती है। लेकिन इतना बड़ा स्टेडियम और जिले का एकमात्र अशोक चक्र हमें सरकार ने दिया है, तो अभी तक वो स्टेडियम स्टार्ट नहीं हुआ है। हम यहाँ पर 3 दिन की पद यात्रा कर रहे हैं। हम लोग सब कांग्रेस वाले मिलकर करते हैं, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा भी आएंगे। ये हमारा कार्यक्रम 16, 17, 18 3 दिन का है, जिसमें स्वर्गीय शहीद मोहननाथ गोस्वामी जी का यहाँ पर जब कांग्रेस सरकार थी, श्री हरीश रावत ने जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड सरकार के, इनके द्वारा 2-3 बार यहाँ आए और उन्होंने शहीद मिनी स्टेडियम की घोषणा की। उसमें श्रम मंत्री श्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल थे, इनके द्वारा भूमि पूजन किया गया और वादा किया गया और उनके द्वारा प्राप्त करके भूमि का हस्तांतरण भी प्राप्त चल रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस सबको शहीद सब ठंडे बस्ते में डाल दिया भाजपा सरकार। ऋषिकेश के पास गुमानीवाला स्थित राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने वाले टीम में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य नागेंद्र प्रसाद पोखरियाल, गुरु प्रसाद उनियाल, सुरेंद्र सिंह नेगी और अनीता रयाल शामिल थे। उन्होंने विद्यालय के शैक्षिक प्रदर्शन, अनुशासन और बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन किया और व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। निरीक्षकों ने नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी के उपयोग को बढ़ाने के सुझाव दिए। विद्यालय के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, प्रार्थना और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। बता दें कि समापन पर निरीक्षकों का सम्मान किया गया। सीतारगंज के तिरंगा चौराहे पर एक ट्रक ने 72 वर्षीय बुजुर्ग विमल मंडल निवासी बैगुल कॉलोनी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हल्द्वानी में कौशल विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर स्वराज सेवा दल ने सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने निदेशक कौशल विकास संजय खेतवाल को ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई की अपील की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्वरोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं में करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। निदेशक संजय खेतवाल ने बताया कि इस मामले में पूर्व में न्यायालय में वाद चल रहा है और प्रदर्शनकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई। खाली अकेली जिम्मेदारी नहीं, आप सभी उत्तराखंड वासियों की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है आत्मदाह की। अगर सरकार, ये प्रशासन द्वारा जो इतना बड़ा करप्शन हुआ है, 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है और उसके बाद न्याय नहीं मिल रहा है, ये आज का जांच नहीं है, जांच विषय बहुत दिनों से चल रहा है और माननीय न्यायालय ने भी बोला है और हम सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं और निष्पक्ष जांच की तुरंत मांग करते हैं। क्योंकि जो बहन बेटियों के साथ जो छल करा है ये अधिकारियों ने, अगर उनको सजा नहीं होती है और उनसे वसूली नहीं की जाती है, सिर्फ सजा नहीं चाहिए, उनसे वसूली भी चाहिए, क्योंकि 1000 करोड़ उन अधिकारियों ने ही खाया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जितना स्वराज सेवा दल का एक सदस्य और मैं चाहता हूँ हर उत्तराखंड के जितना भी जो निवासी है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है सरकार को चलाने के लिए, आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाएगा। आपका नाम? विशाल शर्मा, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष। जो हमारे तमाम बहन बेटी हैं, जो उत्तराखंड के हमारी तमाम बहन बेटी हैं, युवा हैं, इनके साथ कौशल विकास और पंचायती राज जैसे तमाम विभागों में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। जो पहले हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार के जानकारी में दे दिया, उसके बाद हमारे कुमाऊं मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष नैनीताल और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। लेकिन इन लोगों के, सरकार के और इन अधिकारियों के कान से जू नहीं रहेंगी। तो तमाम हमारे आज उत्तराखंड के नैनीताल जनपद और कुमाऊं के हमारे अध्यक्ष और तमाम जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर ये तय किया गया कि जो यहाँ डायरेक्टर हैं ये IAS हैं और इनसे सवाल जवाब होंगे और इनसे पूछा जाएगा कि कितने दिनों में कार्रवाई होगी। तो इन्होंने लगभग 40 दिनों का समय, इन्होंने तो 30 दिन का दिया, मैंने जो आज ज्ञापन भी इन स्वराज सेवा दल के लोगों द्वारा दिया गया है। इनकी शिकायत है कि जो कौशल विकास की योजनाएं चल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार की इनके द्वारा शिकायत की गई है और प्रकरण काफ़ी पुराना बताया गया है कि इसमें जांच भी नहीं की गई है।
तो इसमें ये अवगत कराना है कि जो विभाग की प्रक्रिया है, जो गाइडलाइन है, जो कौशल विकास योजना की गाइडलाइन है, उसी के अनुसार सारी योजनाएं संचालित की गई हैं, उनका पूरा पालन किया गया है। और इसी संबंध में शिकायत को लेकर पूर्व में भी माननीय न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा भी पूरे प्रकरण के तथ्य और रिकॉर्ड मांगे गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। इस पूरे प्रकरण में आप इस तरीके से नज़र बनाए रखे हुए हैं। और उत्तराखंड की जब शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड इसलिए नहीं बनाया गया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच जाए। उत्तराखंड इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पे की बहन बेटियाँ सेफ रहें, उनको नौकरी मिले, रोजगार को रोजगार मिले। और जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये उत्तराखंड एक देवभूमि कहलाए, क्योंकि यहाँ पे देवभूमि है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे इनकी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो स्वराज सेवा दल कुछ भी करने को तैयार रहेगा। आप देखते रहिए जिस तरीके से क्या कहते हैं, हम लोग ऋषिकेश में गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में 14वीं बार 29 दिसंबर को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। गुरुद्वारा अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि 6 जनवरी 2025 को प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। 29 दिसंबर को आयोजित शिविर में 60 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। शिविर में मरीजों का चेकअप, दवाइयां, पैथोलॉजी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे निःशुल्क होंगे। जल्द ही गुरुद्वारा परिसर में अग्रिम रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू होगी। जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का पर्व है और ये पिछले कई वर्षों से, बल्कि ये 14वां कैंप होगा। 13 साल पहले लगातार एक मेडिकल कैंप इस पर्व में, इस खुशी में लगाया जाता है। जो ऋषिकेश की जितनी जनता है, जितनी संस्थाएं हैं, इसको मिल करके और बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाती हैं और इस उपलक्ष्य में ये कैंप लगाती हैं। तो इस वर्ष भी ये मेडिकल कैंप 29 दिसंबर को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 29 दिसंबर को संडे के दिन ये कैंप बनाया जाएगा, लगाया जाएगा। इसमें जो अभी तक हमारे पे डॉक्टर जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा है, उसमें करीब 60 डॉक्टर हैं, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट हैं। हर फील्ड का डॉक्टर इसमें आएगा। इसमें सभी को जो उस दिन डॉक्टर्स दिखते हैं, उनकी दवाई और भी जो कोई उनके चेकअप्स होते हैं, चाहे MRI, चाहे अल्ट्रासाउंड, चाहे CT स्कैन, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो सब के सब निःशुल्क होते हैं। और जो डॉक्टर्स बाहर से आते हैं, वो यहाँ तक कि अगर उस दिन कोई कैंप में मरीज देखते हैं तो उसका फॉलोअप भी वो फ्री करते हैं। डोईवाला क्षेत्र में कूड़ा बीनने की आड़ में फैक्ट्री और घरों में चोरी की वारदात करने वाले गिरोह के 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी निशानदेही पर करीब 30 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद किया गया है। पुलिस ने चोरी की घटना में प्रयुक्त लोडर वाहन को भी सीज किया है। थाना प्रभारी विनोद गुसाई ने बताया कि घटना को बीती 11 दिसंबर को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात का खुलासा कर दिया है। आरोपी तीनों को संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चोरी के माल को भी बरामद कर लिया गया। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या से पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं आज हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए पुरुष आयोग और पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाए जाने की मांग की है। सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हुए एक सामाजिक लोगों ने कहा कि अब वह दौर आ गया है जब महिलाएं महिला कानून का गलत फायदा उठाकर पुरुषों का उत्पीड़न कर रही हैं। अतुल सुभाष जैसे होनहार इंजीनियर को देश ने खोया है, जिसका सभी को बहुत बड़ा गम है। ऐसे में निर्दोष पुरुषों के लिए भी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया बेंगलुरु में इंजीनियर द्वारा की गई आत्महत्या के बाद अब बेहद आवश्यक हो गया है कि पुरुष आयोग या पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। हुआ है, किस तरह से देखते हो, क्या कुछ मांग आज आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं? सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से आप लोगों ने एक ज्ञापन भी प्रधानमंत्री को भेजा है।
जी, मुझे लगता है ना कहीं जैसे बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए कानून बने हैं, उनके शोषण, जिस तरीके से हमारे देश में महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनके लिए कानून बने हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं उसका फ़ायदा उठा रही हैं। और जैसे इस समय आपको पता है कि बेंगलुरु में जो हमारा अतुल सुभाष जी के संग जो इंजीनियर थे, उनके संग जो जिस तरीके से हुआ, वो उन्होंने जिस तरीके से पीड़ा सही है, वो बहुत गलत है। मुझे लगता है पुरुषों के लिए भी कानून बनना चाहिए, ताकि जो पुरुष हैं, कहीं ना कहीं हर पुरुष में 100% पुरुष सही गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं पुरुष भी अपनी जगह ठीक रहते हैं। तो महिलाएं क्या कर रही हैं, अब उनको जो केस मिल गया, एक कानून मिल गया है कि उनके संग शोषण होगा या कुछ भी होगा, तो महिलाएं अपनी इस कानून का फ़ायदा उठा। आज हमने एक श्रेष्ठ समाज संस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा एक पत्र भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि पुरुषों के संरक्षण के लिए पुरुष कल्याण मंत्रालय और पुरुष आयोग बनाया जाए, क्योंकि महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों की आड़ में पिछले कुछ दिनों में लगातार उनका दुरुपयोग हो रहा है, और जिसके माध्यम से निर्दोष पुरुषों को फंसाकर उनसे मोटी रकम कमाने का कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि पुरुषों के संरक्षण के लिए काशीपुर में वन विभाग ने अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ प्रकाश चंद आर्य को गुप्त सूचना मिलने के बाद एसडीओ संदीप गिरी के नेतृत्व में टीम ने कई आरा मशीनों पर छापा मारा और उन्हें सील कर दिया। डीएफओ ने बताया कि कार्रवाई से पहले इलाके की रेकी की गई थी, ताकि लकड़ी माफियाओं के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की कार्रवाई हुई है। पहले भी अवैध मशीनों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन माफियाओं ने फिर से इस धंधे को शुरू कर दिया था। वन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में अवैध मशीनें संचालित होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई दिन से सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ जो है आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। ये इसको देखते हुए जो रैकी कराई गई, और वहाँ पे कल 2-3 दिन से लगातार हम लोग जाकर के, हमारी टीम जाकर के देख रही थी कहाँ पे वो हैं। तो जब वो कंफर्म हो गया तो आज सुबह उस क्षेत्र में जाकर के छापामारी की गई, और 3 मशीनें जो कि चलती हुई थी, उनको तीनों को सीज किया गया। ये जो चलती हुई मशीनें पाई गई हैं, उसके हम लोगों ने उनके जो चक्के और जो आ रहे हैं वो खोल दिए हैं, और 1-2 मशीनों में ताला लगा दिया गया, सीज कर दिया गया। अब अगर ये जो हमारे पास जो अब, क्योंकि वो हमारे पास सीज है, तो इसलिए अब भविष्य में उनको चलने की संभावना नहीं है, उनको चलने नहीं दिया जाएगा। जो हमारे सुसंगत धाराएं वन अधिनियम में, उनके खिलाफ FIR कराने की, और उसके अलावा और भी जो भी कार्रवाई हो सकती है वो किया जाएगा। लालकुआ विधानसभा के युवा कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने प्रदेश सरकार द्वारा जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ बताया और सवाल उठाया है कि यदि प्रशासक नियुक्त करना ही था तो ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायतों में भी जनप्रतिनिधियों को यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। दुर्गापाल ने सरकार पर नगर निकाय और जिला पंचायत चुनावों को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 1 साल से अधिक समय से चुनाव लंबित है, ना परिसीमन हुआ है और ना ही आरक्षण घोषित किया गया है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। तो पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। एक तरफ जिले के मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के मुखिया ब्लॉक प्रमुख हैं और पंचायत का मुखिया प्रधान है। तो जिले के मुखिया को तो प्रशासक बनाती है, लेकिन ब्लॉक के मुखिया और प्रधान को प्रशासक नहीं बनाती है। तो एक तो पता नहीं 2 तरीके के नियम चल रहे हैं, 2 तरीके के कानून इस प्रदेश में चल रहे हैं, अंधेर नगरी हो रही है। दूसरा ये है कि ये बहुत गलत है कि पंचायतों पर प्रशासक बैठाना, या तो उन्हीं को बनाना चाहिए प्रधानों को प्रशासक, या फिर आपको कोई भी नियम बनाना चाहिए तो सबके लिए एक सा बनाना चाहिए। और सरकार किसी न किसी तरीके से प्रशासक बैठा के चुनावों को लेट करना चाहती है, क्योंकि आम जनमानस पंचायत प्रतिनिधियों में बहुत नाराज़गी है इस सरकार के खिलाफ। आम जनमानस में नाराज़गी है, वो पंचायत चुनावों और नगर निकाय चुनावों में उभर के आ सकती है। तो इस तरीके से जो सरकार जो है ये सहकारी संस्थाओं के चुनाव को भी लेट कर रही है, और पंचायतों के चुनाव को भी लेट कर रही है, और नगर निकाय को चुनावों को जानबूझ के लेट कर रही है। नहीं, वो तो यह होता है, क्या नाम कहते हैं, ये तो ये होता है कि मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। मतलब कोई चीज़ गलत हो गई तो वो कांग्रेस के समय का प्रस्ताव है,
और कोई चीज़ सही हो गई तो वो हमारा है, हम ही है। तो ये तो गलत है कि ना, कि दूसरे के ऊपर आरोप मरना, तो ये गलत बयानी है और गलत तरीका है भाजपा का। तो बिल्कुल चुनाव से डर रही है, चुनाव से डर रही है। आपको लग रहा है जिस तरीके से सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है, अब पिछले चुनाव में दिख भी रहा है, और उसने केदारनाथ चुनाव में भी किया है, अपनी सत्ता का, सरकार का पूरा यूज किया है उसमें। तो वो डर रही है कि आम जनमानस तो मेरे खिलाफ है, और उसका जवाब उनको, क्योंकि सबसे छोटी सस्ता पंचायत है, पंचायत में जरूर इस सरकार को जवाब मिल जाएगा कि जनता से नाराजगी क्या होती है, जनता के काम करने का न करने का। साल भर की मेहनत का समय आ गया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 2025 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में शुरू होने जा रही हैं। यह वह समय है जब छात्रों की कड़ी मेहनत का असली इम्तिहान होगा और उनके भविष्य के रास्ते तय होंगे। इस बार प्रदेश भर में 1245 परीक्षा केंद्रों पर 2,23,403 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इनमें 1,13,690 विद्यार्थी हाई स्कूल और 1,09,713 विद्यार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होंगे। इस वर्ष की हमारी जो परिषदीय परीक्षाएं 2025 की होने वाली है, उसकी तैयारी हमारी प्रारंभ हो गई है, और परिषद स्तर पर हम लोगों ने अपने मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में भी बातचीत कर लिया है। वर्ष 2025 की जो हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी वो 16 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 फरवरी तक चलेंगी। शीतकालीन वाली जो विद्यालय हैं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हम लोग 1 फरवरी से और 15 फरवरी के बीच में रखेंगे, और बाकी की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं उनका 31 जनवरी तक हम लोग पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे हाई स्कूल में 1,13,690 बच्चे पंजीकृत हुए हैं, और इंटरमीडिएट में 1,09,713 बच्चे पंजीकृत हुए हैं। कुल मिलाकर के दोनों में हमारे 2,23,403 बच्चे पंजीकृत हैं। इस वर्ष जो है विगत वर्ष की अपेक्षा 12,755 बच्चे ज़्यादा पंजीकृत हुए हैं। कल तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।